एक्सरसाइज 13.3 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज अ टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन यानी कि ऐसा कॉइन जिसके आगे पीछे दोनों तरफ हेड ही है। अनदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। देखिए बायस्ड कॉइन का मतलब होता है कि वैसा कॉइन जिसमें ज़्यादा चांस हो हेड आने का या ज़्यादा चांस हो टेल आने का। तो ये एक ऐसा बायस्ड कॉइन है जिसमें 75% चांस है हेड आने का। एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन यानी कि वैसा सिक्का जिसमें 50-50 चांस हो, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी हेड आए या टेल आए। ठीक है। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड्स। इस तीनों सिक्का में से एक सिक्का को रैंडमली चूज किया जाता है और उसको उछाला जाता है तो हेड आता है। बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टू हेडेड कॉइन वाला सिक्का रहा हो। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है। सबसे पहले तो एक सिक्का को चूज करके उछाला गया तो उस पर हेड आ गया है, यानी कि जो इवेंट हो चुका है उसको हम लोग इवेंट ए मान लेंगे, कॉइन सोज हेड। अब E1 को मान लेते हैं टू हेडेड कॉइन, इवेंट 2 को मान लेते हैं बायस्ड कॉइन, इवेंट 3 को मान लेते हैं अनबायस्ड कॉइन। अब यहाँ पे बोला गया है कि हेड आ चुका है, सिक्का को रैंडमली चूज करके उसको उछाला गया है तो हेड आ चुका है, यानी कि नीचे ए हो जाएगा। अब हेड आ गया है इसका मतलब वो टू हेडेड कॉइन रहा होगा। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए हेड तो इसमें भी आ सकता है, हेड इस पे भी आ सकता है, हेड इस पे भी आ सकता है, लेकिन वो टू हेडेड कॉइन वाले पे हेड आया हो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम लोग ऊपर रखेंगे, यानी कि अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। ठीक है, तो इसका देखिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A है तो यहाँ पे A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यही लिखिए E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा। इस तीनों सिक्का में से किसी एक सिक्का को चुनने का क्या प्रोबेबिलिटी है, रैंडमली चूज कीजिएगा तो 1/3। ऑब्वियस सी बात है, 3 सिक्का है, इस तीनों सिक्का में से किसी एक सिक्का को आपको उठाना है तो इसका प्रोबेबिलिटी है 1/3। ठीक है। अब देखिए E1 को हम लोग उठा लिए हैं, यहाँ पे E1 सिक्का को चूज किए है ना। अब E1 सिक्का में ए यानी कि हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें 2 हेड है और इसको उछालिएगा तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी तो 1 ही है। बात समझ रहे ना, इस सिक्का के दोनों तरफ हेड ही है। अब सिक्का को उछालिएगा तो 100% चांस है कि हेड ही आएगा, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1 है। अब नीचे भी 1/3 इंटू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी कि इस सिक्का को भी चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/3 ही है। अब इस सिक्का को उछालिएगा तो ए यानी कि हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए ये बायस्ड कॉइन है, 75% चांस है कि हेड आए, यानी कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी है 75/100। 75/100 प्लस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 E3 यहाँ पे होना चाहिए, E3 है ये। ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी कि थर्ड कॉइन को भी रैंडमली चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब थर्ड कॉइन को उछालिएगा, ये अनबायस्ड कॉइन है तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि इसमें आए हेड आए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल टू 1/3 अपॉन 1/3 प्लस, इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो 5 से 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10, 0 20 आ गया, 5 4 20, 5 3 15, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ गया प्लस 1/6, 1/3 एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 3 4 12, 4 3 12, 6 2 12। तो ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल टू क्या आ गया 1/3 इंटू 12/4 3 7 7 2 9, 3 4 12 यानी क्या आ गया 4/9। यही तो आंसर है अपने लोग का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03, 0.15 respectively. One of the insured persons meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? देखिए 2000 स्कूटर ड्राइवर है, 4000 कार ड्राइवर्स है, 6000 ट्रक ड्राइवर्स है। अब स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी 0.01 है, कार ड्राइवर्स के एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी 0.03 है एंड
ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी 0.15 है। इवन हम लोग मान लिए स्कूटर ड्राइवर के लिए, इवेंट 2 मान लिए कार ड्राइवर के लिए, इवेंट 3 मान लिए ट्रक ड्राइवर के लिए। अब देखिए अपने लोग को पता है कि स्कूटर ड्राइवर है, तो स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है 0.01। तो हम लोग ए मान लेते हैं एक्सीडेंट के लिए, इवेंट ए जो है ये इस एक्सीडेंट को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग PA/E1 लिख सकते हैं 0.01। बात समझिएगा, अपने लोग को पता है कि स्कूटर ड्राइवर है, तो स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है 0.01। अब PA/E2 क्या है, यानी कि अपने लोग को पता है कि कार ड्राइवर है, तो कार ड्राइवर के एक्सीडेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है 0.03। अब PA/E3 क्या है 0.15। अपने लोग को पता है कि ट्रक ड्राइवर है, तो ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.15। अब यहाँ पे बोला गया वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एक्सीडेंट। देखिए एक्सीडेंट हो चुका है इसके बारे में बता दिया गया है, तो जिस इवेंट के बारे में अपने लोग को बता दिया गया है उसको हम लोग इवेंट ए मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे इवेंट ए इक्वल टू पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। अब बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक स्कूटर ड्राइवर के द्वारा हुआ हो। अपने लोग को निकालना क्या है, देखिए एक्सीडेंट हो चुका है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक्सीडेंट है ये स्कूटर ड्राइवर के द्वारा हुआ हो, यानी कि PE1/A निकालना है। ठीक है, तो देखिए PE1 इंटू P, यहाँ पे E1/A है तो यहाँ पे हम लोग उल्टा कर देंगे A/E1 प्लस PE2 A/E2 प्लस PE3 A/E3। ठीक है, अब देखिए PE1/A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है। देखिए यहाँ पे 2000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं, 4000 कार ड्राइवर्स हैं, 6000 ट्रक ड्राइवर्स हैं, यानी कि टोटल कितना 12000 ड्राइवर्स हैं। तो 12000 ड्राइवर्स में से अगर स्कूटर ड्राइवर को चुनना हो तो स्कूटर ड्राइवर को चुनने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, यानी कि PE1 क्या हो जाएगा 2000/12000, यानी कि इसको कैंसिल कीजिए 2 6 12 यानी 1/6। उसी प्रकार से कार ड्राइवर को चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी है 4000/12000, यानी कि 4 3 12 यानी 1/3। उसी प्रकार से ट्रक ड्राइवर को चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी है PE3 6000/12000, 6/12 यानी कि 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग PE1 की जगह क्या लिख लेंगे 1/6 इंटू PA/E1 की जगह क्या लिखेंगे 0.01 अपॉन PE1 1/6 0.01 प्लस PE2 क्या है, देखिए PE2 है 1/3, A/E2 क्या है A/E2 है 0.03 प्लस अब PE3 क्या है PE3 है 1/2 इंटू PA/E3 0.15। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे PE1/A इक्वल टू 1/6 इंटू ये 1/100 हो जाएगा अपॉन, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1/100, 1/6 इंटू 1/100 प्लस ये हो जाएगा देखिए 1/3 इंटू 3/100, पॉइंट हटाइएगा तो 3/100 हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 15/100, तो क्या हो गया 1/600। एक काम कीजिए ना, देखिए 1/ यहाँ पे 600 लिख लीजिए, यहाँ से 1/100 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचा क्या 1/6 प्लस यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 ही बचा केवल, 1/6 प्लस 1 प्लस यहाँ 15/2 बचा 15/2। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A क्या आ गया 1/6 इंटू, अब यहाँ पे LCM लीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो देखिए पहले तो ऐसे लिख लीजिए 1/6 और नीचे LCM लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ये 1 + 6 + 2 3 6 तो 15 3 45, तो 1/6 इंटू 6/45 प्लस 6 51 51 प्लस 1 52, 6 से 6 कैंसिल हो गया यानी कि आ गया 1/52, यही आंसर है अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन्स A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output
and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put into a stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? देखिए, आइटम जो चूज किया गया है वो डिफेक्टिव है, यानी कि आइटम के डिफेक्टिव होने का इवेंट अपने लोग को बता दिया गया है। तो जिस इवेंट के बारे में बता दिया गया है उसको हम लोग इवेंट ए मान लेंगे। इवेंट ए इक्वल टू चूज एन आइटम इज डिफेक्टिव। अब इवेंट E1 में मान लेते हैं कि जो आइटम है वो मशीन ए द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। इवेंट E2 में मान लेते हैं कि आइटम जो है वो मशीन बी द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब देखिए, मशीन ए द्वारा आइटम प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 60%, यानी कि PE1 क्या हो जाएगा? 60%, यानी 0.6। अब PE2 क्या है? यानी मशीन बी द्वारा आइटम प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 40%, यानी 0.4। अब देखिए, बोला जा रहा है फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वेयर डिफेक्टिव। यानी कि देखिए, मशीन ए द्वारा आइटम प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि नीचे E1 लिख लेंगे और ऊपर ए लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? मशीन ए द्वारा आइटम प्रोड्यूस किया जा रहा है और वो आइटम डिफेक्टिव है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2%, यानी 0.2। बात समझे कि नहीं? एक बार और समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला गया है ना कि मशीन ए के द्वारा 2% आइटम डिफेक्टिव प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अपने लोग को तो ये बात पता है कि मशीन ए जो है ये आइटम प्रोड्यूस किया जा रहा है, मशीन ए के द्वारा आइटम प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो नीचे E1 लिख लेंगे और वो आइटम डिफेक्टिव है, यानी कि ऊपर ए लिख लेंगे। तो मशीन ए के द्वारा जो आइटम प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2 है। अब PA/E2 क्या है? PA/E2 है 1%, यानी 0.1। यानी कि अगर मशीन बी के द्वारा आइटम प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1। अब बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर आइटम डिफेक्टिव है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मशीन बी द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, यानी PE2/A निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे PE2 इंटू P, उल्टा यहाँ पे लिख लेंगे A/E2 अपॉन PE2 इंटू P A/E2 प्लस यहाँ पे E1 लिख लीजिए। पहले E1 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। P A/E1 प्लस PE2 इंटू A/E2। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है? 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या है? A/E2 है 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या है? 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है? 0.4 इंटू 0. यहाँ पे 1 लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A क्या हो गया? 0.04 अपॉन 0.12 प्लस 0.04, ये हो जाएगा 0.04 अपॉन 0.16। पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 4 4 16, 1/4 आ गया। यही अपने लोग का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन। द प्रोबेबिलिटी इज दैट द फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रुप्स विल विन आर 0.6 and 0.4 respectively. Further, if the first group wins, the probabilities of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins. Find the probability that the new product introduced was by the second group. देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि न्यू प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकेंड ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया होगा। यहाँ पे ये बात बोल दिया गया है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि न्यू प्रोडक्ट के इंट्रोड्यूस होने के इवेंट के बारे में बता दिया गया है। तो इसको हम लोग इवेंट ए मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे इवेंट ए इक्वल टू इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इवेंट E1 में हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट ग्रुप विल विन, इवेंट E2 में लिख लेते हैं सेकेंड ग्रुप विल विन। अब फर्स्ट ग्रुप के विन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी PE1 क्या है? 0.6 एंड PE2 है 0.4। 0.6 PE2 क्या है? 0.4। अब बोला जा रहा है इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। यानी कि अगर फर्स्ट ग्रुप विन कर गई, अगर फर्स्ट ग्रुप जीत गई तो न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.7, यानी PA/E1 क्या है? 0.7। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना PA/E1, क्यों लिखे हैं? देखिए, यहाँ पे अपने लोग को पता है कि फर्स्ट ग्रुप जीत गई है। अब फर्स्ट ग्रुप जीत गई है तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7।
उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू है 0.3, ए बाई ई टू क्या है 0.3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज बाय द सेकेंड ग्रुप, यानी कि अगर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकेंड ग्रुप द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया होगा, यानी PE2/A निकालना है। तो सिंपल सा तो है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, PE2/A निकालना है। सिंपल सा यहाँ पे लिखिए PE2 इंटू PA/E2 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब देखिए PE2 की जगह क्या लिखेंगे 0.4, PA/E2 की जगह क्या लिखेंगे 0.3, PE1 की जगह क्या लिखेंगे 0.6, PA/E1 की जगह क्या लिखेंगे 0.7, PE2 की जगह क्या रखेंगे 0.4, PA/E2 की जगह क्या रखेंगे 0.3। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0.12 अपॉन 0.42 प्लस 0.12, PE2/A इक्वल टू 0.12 अपॉन ये हो जाएगा 0.54, ठीक है, 224415, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 6/27, यही अपने लोग का आंसर है। इसको अगर और 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, यानी 2/9 हो जाएगा ये तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ सी गेट्स 5 और 6 सी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। If she gets 1 2 3 4 she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtains exactly one head, what is the probability that she threw 1 2 3 or 4 with the die? देखिए बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन किया गया है, तो जो इवेंट हो चुका है उसको हम लोग इवेंट ए मान लेंगे, तो इवेंट ए इक्वल टू लिख लेते हैं एग्जैक्टली 1 हेड। अब देखिए एक लड़की जो है एक डाई को फेंकती है, तो या तो 1 आएगा या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। अब यहाँ पे 2 ग्रुप में बांट दिया गया है कि या 5 या 6 में से कुछ भी आएगा, 5 या 6 में से कुछ भी आएगा तो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेगी, 3 टाइम्स टॉस करेगी कॉइन को। अब 1 2 3 4 में से कुछ भी आए, 1 2 3 4 में से कुछ भी आए तो कॉइन को वो एक बार ही टॉस करेगी, ठीक है। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 विथ द डाई, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 1 2 3 4 ही फेंकी होगी। देखिए यहाँ पे हम लोग ए इक्वल टू लिख लिए एग्जैक्टली 1 हेड के लिए। अब इसको हम लोग इवेंट E1 बना लेते हैं। इवेंट E1 में डाई जो है ये 1 2 3 4 में से कुछ भी शो करता है। इसको हम लोग इवेंट E2 बना लेते हैं, यानी इवेंट E2 में डाई जो है ये 5 या 6 में से कुछ भी शो करता है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, एक डाई को फेंकते हैं तो 1 2 3 या 4 में से कुछ भी शो करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/6, फेवरेबल आउटकम से 4 और नीचे टोटल आउटकम 6, 4/6 यानी कि 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इवेंट E1 हो चुका है, यानी कि डाई पे 1 2 3 4 में से कुछ भी शो किया होगा। तो अगर डाई पे 1 2 3 4 में से कुछ भी शो करता है तो हम लोग सिक्का को एक बार टॉस करेंगे, तो उस सिक्का पे एग्जैक्टली 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। कहने का मतलब कि इवेंट E1 हो चुका है तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए सिक्का को तो हम लोग एक ही बार फेंके हैं, तो एक बार अगर टॉस कीजिएगा सिक्का को तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए अगर इवेंट E2 हो चुका है, तो सिक्का को 3 बार टॉस करना है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए सिक्का को अगर 3 बार टॉस कीजिएगा तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स क्या होगा 2 × 2 × 2 यानी कि टोटल आउटकम्स 8 होगा। ये बात तो आपको पता है ना कि या तो हेड 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 आएगा या तो हेड टेल हेड आएगा, तो इसी प्रकार से टोटल आउटकम्स 8 लिख लेंगे। अब देखिए एग्जैक्टली 1 हेड कब कब आ सकता है, या तो हो सकता है हेड टेल टेल आए, या तो हो सकता है टेल हेड टेल आए, या तो हो सकता है टेल टेल हेड आए, तो फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 3 है, तो 3/8 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या हो गया 3/8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, नीचे लिख लीजिए
ए बाई ई वन इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू इक्वल टू 3/8। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1, 2, 3 और 4 विथ द डाई। देखिए अगर एग्जैक्टली वन हेड आया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई पे 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी शो किया होगा, यानी इवेंट E1 हुआ होगा, ये क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सिंपल सा तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए है, तो यहाँ पे हम लोग उल्टा करके लिख लेंगे ए बाई ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन क्या है 1/2, 2/3 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 1/3, ए बाई E2 क्या है 3/8। ठीक है, E1 बाई ए क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/8। तो ये हो गया 1/3 अपॉन एलसीएम लीजिएगा 24, 3 8 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 20, 1/3 इंटू 24 अपॉन 11, 3 8 ज़ा 24, 8/11, यही अपने लोग का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर्स ए बी एंड सी। The first operator A produced 1% defective items, whereas the other 2 operators B and C produced 5% and 7% defective items, respectively. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time, and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? देखिए बात को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे ये बात अपने लोग को बोल दिया गया है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ है, तो जिस इवेंट के बारे में बता दिया गया उसको हम लोग इवेंट ए मान लेंगे, ए इक्वल टू आइटम इज डिफेक्टिव। अब इवेंट E1 में मान लेते हैं कि जो आइटम प्रोड्यूस किया गया है वो ऑपरेटर ए के द्वारा किया गया होगा। इवेंट E2 में मान लेते हैं कि जो आइटम प्रोड्यूस किया गया है वो ऑपरेटर बी के द्वारा किया गया होगा। इवेंट E3 में मान लेते हैं कि जो आइटम प्रोड्यूस किया गया है वो ऑपरेटर सी के द्वारा किया गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, B is on the job for 30% of the time and C is on the job for 20% of the time। देखिए अगर जितना टाइम जॉब है उसका 50% A वहाँ पे है, 30% B वहाँ पे है एंड 20% C वहाँ पे है, तो हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि दिन भर में जितना आइटम प्रोड्यूस हो रहा है वो 50% A के द्वारा किया गया होगा, 30% B के द्वारा किया गया होगा एंड 20% C के द्वारा किया गया होगा। तो ए के द्वारा आइटम प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 50% यानी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 30% यानी 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है 20% यानी कि 0.2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अब बोला जा रहा है द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस्ड 1% डिफेक्टिव आइटम्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑपरेटर ए के द्वारा आइटम प्रोड्यूस किया गया है, यानी कि इवेंट E1 अगर हो चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो आइटम ऑपरेटर ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है वो डिफेक्टिव होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 क्या है यहाँ पे 1% यानी 0.01। ठीक है, उसी प्रकार से whereas the other two operators B and C produced 5% and 7% defective items। B के द्वारा 5% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया गया है एंड C के द्वारा 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया गया है। तो देखिए अगर B के द्वारा आइटम प्रोड्यूस किया गया है यानी कि E2, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव आइटम होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 क्या है, ये है 5% 0.05। उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 क्या है 7% है ना, 7% यानी 0.07। ये सारा डाटा अपने लोग को दे दिया गया है, तो अपने लोग को निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। देखिए अगर डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, यानी E1 बाई ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए अपने लोग को निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे पुट कीजिए, 3 इवेंट है ना टोटल। हाँ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 0.5, 0.5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 क्या है, ए बाई E1 है 0.01। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 0.5, ए बाई E1 है 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 0.3, ए बाई E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 है 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है 0.2, ए बाई E3 क्या है 0.07, ठीक है। 0.005 इस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक डिजिट बाद 0.005 हो जाएगा। उसी प्रकार से 0.005, 5 से 15 तो ये हो जाएगा 0.015, 7 to 14 तो ये हो जाएगा 0.014। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए 0.005। अब इसको ऐड कीजिए 5 4 9 9 5 14 4 कैरी 1 1 1 2 1 3 3 0 0.034 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये आ गया 5/34। यही अपने लोग का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि 52 कार्ड्स हैं। अब 52 कार्ड्स में से एक कार्ड लॉस्ट हो जाता है, एक कार्ड खो जाता है, ठीक है। तो बचा 51 कार्ड, बचा 51 कार्ड। अब इस 51 कार्ड में से 2 कार्ड बाहर निकाला जाता है और ये भी बोल दिया गया है कि इस 51 कार्ड में से जो 2 कार्ड बाहर निकाला जाता है वो दोनों डायमंड है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ये एक कार्ड खोया था ये भी डायमंड ही रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि इसमें से जो 2 कार्ड निकाला जाता है ये दोनों डायमंड है, यानी कि इस दोनों कार्ड के डायमंड होने के बारे में अपने लोग को बता दिया गया है। तो जिस इवेंट के बारे में बता दिया गया उसको हम लोग इवेंट ए मान लेंगे। अब इवेंट E1 में मान लेते हैं कि ये जो कार्ड खोया था वो डायमंड रहा होगा। दो ही कंडीशन हो सकता है ना, या तो ये जो कार्ड खोया है वो डायमंड रहा होगा या डायमंड नहीं रहा होगा। तो इवेंट E1 में मान लेते हैं कि लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, इवेंट E2 में मान लेते हैं कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, या तो ये डायमंड रहा होगा या डायमंड नहीं रहा होगा। अब देखिए बात को समझिए पहले। अब जो कार्ड खो गया है उसके डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। टोटल 52 कार्ड है, इसमें टोटल कितना डायमंड कार्ड होता है 13। तो जो कार्ड खो गया है उसमें उसके डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी है 13/52 यानी कि 1/4। अब जो कार्ड खोया है उसके डायमंड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 - 1/4 यानी कि 3/4। बात समझ में आया। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। कहने का मतलब कि अगर इस रिमेनिंग कार्ड में से जो 2 कार्ड निकाला गया था अगर ये दोनों डायमंड कार्ड है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहले एक कार्ड खो गया था वो भी डायमंड ही रहा होगा। बात समझ रहे हैं। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि अगर ये दोनों कार्ड डायमंड है यानी कि ए जो है ये बोथ 2 कार्ड्स आर डायमंड, इसको डिनोट कर रहा है तो नीचे ए लिखेंगे। अगर ये दोनों कार्ड डायमंड है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड खो गया है वो भी डायमंड ही रहा होगा, यानी कि E1 को हम लोग ऊपर रखेंगे क्योंकि E1 जो है ये लॉस्ट कार्ड डायमंड है, ये डिनोट कर रहा है। तो अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो अपने लोग को पता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 एंड ए बाई E2 निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 क्या होगा, यहाँ पे E1 हो चुका है यानी कि इवेंट E1 हो चुका है, यानी कि जो कार्ड खो गया था वो कार्ड डायमंड है ये अपने लोग को पता चल चुका है। तो इसमें से जो 2 कार्ड निकालेंगे वो भी डायमंड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे एक कार्ड खो चुका है तो इस रिमेनिंग कार्ड में से ये जो दोनों कार्ड निकाल रहे हैं ये भी डायमंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इसमें से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे टोटल 13 डायमंड है, इसमें से एक डायमंड खो चुका है यानी कि यहाँ पे टोटल 12 डायमंड ही रहेगा।
12 डायमंड है एंड टोटल कार्ड है 51। तो इसमें से जो फर्स्ट कार्ड निकालेंगे इसके डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 12/51। अब सेकेंड कार्ड भी तो निकालेंगे, तो अब कितना, अब देखिए अब टोटल कार्ड बचा 50 एंड टोटल डायमंड क्या कार्ड बचा कितना 11। तो अब सेकेंड कार्ड के भी डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 11/50। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 25 ज़ा, तो 11 × 6 66 और ये 51 × 25 ऐसा ही लिख लो। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। A/E2 कहने का मतलब क्या है, देखिए कि अगर जो कार्ड लॉस्ट हुआ था, जो कार्ड खो गया था वो डायमंड नहीं है, तो इसमें से दोनों कार्ड निकालिएगा उसके डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर जो कार्ड खो गया था वो डायमंड नहीं है तो इसमें तो टोटल 13 डायमंड तो रहेगा ही, यानी कि इसमें से जो फर्स्ट कार्ड निकालेंगे इसके डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 13/51। 13/51 इंटू, अब सेकेंड कार्ड निकालेंगे तो अब तो डायमंड बचा 12 एंड टोटल कार्ड बचा 50, तो इसमें से जो सेकेंड कार्ड निकालेंगे उसके डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 12/50। ठीक है, अब इसको 2 6 ज़ा 12, 2 25, तो 13 × 6 अपॉन 51 × 25 ऐसा ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल टू क्या हो गया, E1 क्या है, E1 है 1/4, 1/4 इंटू A/E1 क्या है 66 अपॉन 51 × 25 अपॉन, अब यहाँ पे इसके जगह भी हम लोग यही चीज़ लिख लेंगे 1/4 × 66 और नीचे 51 × 25 प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, आप प्लस कर लीजिए इसको, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या है, A/E2 है 13 × 6 अपॉन 51 × 25। ठीक है, अब देखिए ऊपर 1/4 है, 66 अपॉन 51 × 25 है अपॉन, यहाँ 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, 1/4 कॉमन लेते हैं, यहाँ भी देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 66 है तो 6 तो कॉमन ले ही सकते हैं। अब यहाँ 51 25, यहाँ 51 25, तो 51 × 25 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 66 में से 6 कॉमन ले लिए तो यहाँ 11 बचा, प्लस अब यहाँ पे 3 1/4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 3 बचा और 13 भी तो बचा ना, तो 3 × 13 39। ठीक है, 1/4 से 1/4 कैंसिल, 51 से 51 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 6 से 11, तो ऊपर क्या हो गया 11, नीचे क्या हो गया 9 1 10 0 50, 11/50 यही अपने लोग का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी दैट अ स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5, अ क्वाइन इज टॉस्ड, अ रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इज। देखिए एक बंदा है, उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5, उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 4/5 यानी कि 1 - 4/5 यानी कि 1/5, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ठीक है, अब एक सिक्का को उछाला जाता है और उस पर हेड आता है, एक सिक्का को उछाला जाता है उस पर हेड आता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सही में सिक्का पे हेड ही आया हो, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान सच बोल रहा है कि सिक्का पे हेड आया है, वो झूठ भी बोल सकता है कि सिक्का पे हेड आया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सच बोल रहा है सिक्का पे हेड आया है, ये अपने लोग को निकालना है। देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि सिक्का पे हेड आया है, तो जिस इवेंट के बारे में बता दिया गया उसको हम लोग इवेंट ए मान लेते हैं, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। अब या तो वो सच बोल रहा होगा या तो झूठ बोल रहा होगा, तो इवेंट E1 एंड इवेंट E2 मान लेते हैं। इवेंट E1 जो है वो सच बोलने को बता रहा है, इवेंट E2 जो है ये झूठ बोलने के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर सिक्का पे हेड आया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सच बोल रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 यानी कि अगर वो सच बोल रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए वो सच बोले या झूठ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहेगा। अगर एक सिक्का को उछाल रहे हैं आप तो आप सच बोले या झूठ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहेगा। और नीचे लिख लीजिए यहाँ पे 4/5 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 4/5 यानी कि 1/5। अब अगर वो झूठ बोल रहा है तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, झूठ बोले या सच, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहेगा।
अब इसको कैंसिल कीजिए, 2 2 4, तो ये हो गया 2/5, ठीक है। नीचे देखिए 2 2 4, ये हो गया 2/5 प्लस 1/10, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A क्या हो जाएगा, 2/5, नीचे एलसीएम लीजिएगा 10 हो जाएगा, 5 2 10, 2 2 4 प्लस 1, तो ये हो गया 2/5 इंटू 10/5। तो देखिए 5 2 10, 2 2 4, 4/5, यही अपने लोग का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है इफ A एंड B आर टू इवेंट्स सच दैट A इज सबसेट ऑफ B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे A जो है ये B का सबसेट है। देखिए अगर जैसे B इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। A इक्वल टू है 1 2 3। अब यहाँ पे A जो है ये B का सबसेट है, तो अगर हम लोग यहाँ पे A इंटरसेक्शन B निकालें तो A इंटरसेक्शन B, इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन है 1 2 3, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B, ये 1 2 3 जो है ये A के बराबर है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर A B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B A ही हो जाएगा। अगर A B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A होगा। या ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ऐसा बोलने में कोई हर्ज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालें, ध्यान से समझिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहीं पे देखते हैं कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो नन ऑफ दीज मार देते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी कि B इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस केस को हम लोग लेते हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B स्मॉलर देन इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ B को अगर इधर शिफ्ट करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। 1, इस 1 को यहीं पे रहने दिए, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ B को इधर शिफ्ट कर लिए, तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे कीजिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B और इस प्रोबेबिलिटी ऑफ A को इधर शिफ्ट कर लीजिए और यहाँ पे 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B रहने दीजिए। ध्यान से सुनिए, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे किए हैं क्या कि इसको इधर लेकर आ गए हैं और 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B को यहीं पे रहने दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B की जगह हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। इसके जगह ये चीज़ लिखनी है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब करते हैं क्या है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब ये देखिए ये किस ऑप्शन में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ऑप्शन नंबर सी में। यही सही आंसर है अपने लोग, ठीक है ना।